लोकल जो पॉलिटिक्स है हमारी, ये अमजद साहब और हफीज़ साहब और ये रहमत खालिक लेवल के ये मामलात थे, तो उन्होंने अपने तौर पर जो उन्होंने सोचा था, जो अपने मुफाद का उन्होंने तयन किया था, उसी हिसाब से उन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल किए। जो अदालत में हमने देखा इस मामला को, वज़ीर-ए-आला के साथ बार कौंसल भी शामिल थी, वहाँ उन्होंने जिस तरीके से इस केस को डिले करवाने की कोशिशें की, उसमें भी अमजद ही नज़र आए, कोई और दूसरे अपोजिशन जमात हमें नज़र नहीं आई। मुल्क की जो मजमूई सूरत हाल है, उसमें आप इमरान खान किसी को वज़ीर-ए-आला के नामज़द करता है, तो आप समझ सकते हैं कि बात ये हो गई कि उसकी ज़मानत ज़ब्त कराने की एक बजाते खुद साजिश हो गई। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम है रूबरू और मैं हूं शबीर मीर। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में सियासी हलचल कुछ ज़्यादा हो रही है, ख़ासकर आज के दिन जब असम्बली में एक अचानक जो इजलास तलब हुआ और उसके बाद नए वज़ीर आला के लिए कागजात नामज़दगी वाला मरहला स्टार्ट हो गया और उसके बाद कुछ और तब्दीलियाँ भी इस हवाले से आ गई हैं, कुछ गिरफ्तारियों की बातें हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं, बात करेंगे। आज इम्तियाज़ अली ताज सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ मेहमान हैं। ताज साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो अगर थोड़ा सा क्विकली उतर जाएंगे, असम्बली क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह आज अचानक इजलास की बात हुई, क्योंकि रात गए तक तो कोई इस तरह की खबर नहीं थी, आपको थी इन्फॉर्मेशन? देखिए, अगर रात को इन्फॉर्मेशन थी भी तो सुबह तो प्रोसेस शुरू हुआ था। खुद जो अपोजिशन के अरकान हैं उन्होंने कागजात जो नामज़दगी है वो भी वसूल किए और उन्होंने कागजात नामज़दगी भी जमा करवाए। उनकी कई मीटिंगें जो है असम्बली बिल्डिंग के अंदर जो अपोजिशन का चैम्बर था वहाँ उनकी मीटिंग्स भी हुई। तो उससे तो हमें बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी कि इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा होगी अचानक। लेकिन उसी दौरान ये भी मालूम हुआ कागजात नामज़दगी के बाद ही खुद PTI के जो अरकान रुकन असम्बली है हाजी शाबेग साहब, वो सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गए। वहाँ उन्होंने एक इस्तिदा उन्होंने ये की कि ये जो प्रोसेस शुरू कर दिया गया, शेड्यूल जारी किया गया वज़ीर-ए-आला के इंतखाब का, तो वो अचानक शुरू किया गया। उसमें कोई मौका नहीं दिया गया, अरकान असम्बली अपने स्टेशन पे नहीं थे। जैसे कि हाजी गुलबर साहब, उसके बकौल जो पिटिशन में उसमें मौका अख्तियार किया है कि वो उम्मीदवार है इस वक्त वज़ीर-ए-आला के, तो इस्लामाबाद में ज़ेर इलाज हैं, तो उनको गिलगित तक आने के लिए उनको मोहलत नहीं दी गई। वो बीमार है, वो बाय रोड नहीं आ सकता है और बाय रोड आएगा भी तो बड़े आराम से आएगा, तो तब तक वो पहुंच नहीं सकता है। इसलिए उसके आने तक जो है इस असम्बली के इजलास को जो है जो अभी आज होना है उसको मुलतवी करके उसकी मैं तोसी दे दें, ताकि वो आकर अपना जो कानूनी हक है वो इस्तेमाल कर सके। और जो उम्मीदवार है वो अभी तक उन्होंने लॉबिंग भी की, अभी उन्होंने जोड़ तोड़ भी की बहुत हद तक, तो अपने जो उनका कानूनी हक है वो इस्तेमाल कर सके। तो उन्होंने कहा कि उसके हक को उससे महरूम करने की कोशिश हो रही है। तो ये बिल्कुल जिस तरह अचानक हुआ, आपने जैसे कहा कि अपोजिशन को इसका इल्म था, अपोजिशन को शायद कोई सिस्टम रखा होगा कि ये गवर्नमेंट वाले क्या कर रहे हैं, ज़रा साथ साथ आप नोट करते जाएं। वैसे अदरवाइज एक सरप्राइज तो था ना ये तो आपकी बात दुरुस्त है कि रात को मेरे ख्याल में उन्होंने 2 बजे ये खान साहब से जो है उन्होंने मंजूरी ले ली उसके नाम का, राजा आज़म का। उसके बाद इतला ये है कि जो साबिक वज़ीर-ए-आला है खालिद खुर्शीद साहब, उन्होंने तमाम पार्लियामेंटेरियंस को जमा करके उन्होंने कुरान पर हलफ उनसे ले लिया कि वो किसी भी अपोजिशन के उम्मीदवार जो वज़ीर-ए-आला के लिए खड़े हो जाएं वो उसको वोट नहीं करेंगे। अच्छा। तो इस पर सब ने कुरान पर हाथ रखा और उसमें इतला ये भी आई कि वहाँ से जो ग्रुप है हाजी गुलबर का दियामर से ताल्लुक़ रखने वाला, वो वहाँ से उन्होंने बायकाट किया, कहा कि ये हलफ लेने की ज़रूरत नहीं है, तो हम पार्टी के हैं, हम हमारा उम्मीदवार हैं, इस पर मज़ीद गुफ्तगू शनीद होना चाहिए, तो कसम खाने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने वो वहाँ से चले गए। इसी के साथ इतला ये भी थी कि ये जो साबिक वज़ीर इतलात थे अपने फतहुल्लाह साहब, वो भी बगैर हलफ उठाए वहाँ से निकल गए। तो इनके बारे में ये इतलात थी। तो उसके बाद उन्होंने ये सोचा था, जिस तरह पिछले दिनों एक सरप्राइज़ उन्होंने दिया था स्पीकर के हवाले से, तो अचानक इंतखाबात जो है उसका शेड्यूल जारी किया, फिर जो बहुत सारे कवानीन थे उनका प्रोसीजर था वो स्पीकर के जरिए सस्पेंड करवाया। लेकिन ये हल्फ इस तरह का लेना इन हालात के में कोई अजीब सी बात नहीं है कि आपको पता है कि एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर एक पार्टी के खिलाफ पूरा क्रैक डाउन है, उनके ऊपर इल्ज़ामात की बौछार है, 9 मई के हवाले से बहुत संगीन किस्म के मुकदमात हैं।
इन तमाम चीज़ों के बावजूद हल्फ लेके अपने आप को पाबंद करके कल जब इन तरह के मामलात में इनकी पेशी होगी या जवाबदेही होगी तो उस वक्त क्या ये उस हल्फ को बरकरार रख सकें? देखिए, ये तो खुद हल्फ लेने का मतलब ये है कि वज़ीर आला का उन पर एतमाद नहीं था। अगर एतमाद होता तो सियासी अंदाज में, पार्लिमानी अंदाज में उसको एक वहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग के जरिए वो अपने पार्टी को यकजा करते, फिर उसको एक उम्मीदवार को सामने लाकर उसको कामयाब बनाने की कोशिश कर लेते। ये हल्फ लेना। ठीक है, इन हालात में ताकि समय ये बताएं कि इन हालात में इस तरह की जो इन्होंने एक मूव किया है, ये कोई ज़्यादा सियासी तौर पे चालाकी सही चाल है कि नहीं वो तो हालात के हिसाब से ठीक नहीं चले? देखो, उनकी अभी अपनी एक प्लानिंग थी, तो अगर हम इसको डिले करेंगे तो उनको खदशा ये था कि जो मुल्क में एक रवायत है कि उसके अरकान को जिनकी अक्सरियत होती है उसको तोड़ने की कोशिश होती है मुख्तलिफ तरीक़ों से ओहदे देकर, पैसे देकर, तो उनको खदशा ये था कि शायद उसी उस सूरत हाल का हमारे अरकान वो शिकार होंगे। तो इसलिए फौरी तौर पर उन्होंने जो है वज़ीर आला के इंतखाब के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया। सही। तो ये तोड़ने की जो आपने बात की, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में ये नहीं टूटेंगे? नहीं, अभी तक तो 4-5 अरकान वो उनके टूट गए हैं। 9 तक की फिगर की बात हो रही है, 4-5 है आपके पास? देखिए, ये तो कल रात तक तो बात ये थी कि बहुत सारे वज़ीर आला के कैंडिडेट थे पीटीआई के अंदर ही। अब वो उस वक्त तक थे जब तक उसको उम्मीदवार नहीं बनाने या न बनाने का बाकायदा कोई ऐलान नहीं होता। जब राजा आज़म बाकायदा तौर पर उम्मीदवार बने तो जाहिर है मनावा का भी तो अपने एक से है ना। बिल्कुल। वो अपनी सियासत को क्यों ख़राब करेंगे? वो भी चाहेंगे कि भाई अपना कोई जो सियासी मुस्तकबिल है उसको सिक्योर किया जाए। फिर उसके अलावा बहुत सारे अरकान, आपको ये भी मालूम है कि 8 अरकान असम्बली तो आज़ाद है ना, वो पीटीआई के टिकट पर तो नहीं कामयाब हुए हैं। तो वो तहरीक इंसाफ में क्यों शामिल हो गए? क्योंकि वहाँ पे फिर वो हुकूमत का हिस्सा बनकर अपने इलाके की खिदमत करने के लिए गए हुए थे बकौल इनके। तो अब वो ऑप्शन वहाँ पे ख़त्म हो गया, तो वो ज़ाहिर कहीं तो जाएंगे। तो इसी तरह जो एक तो पीटीआई के हवाले से इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल पैदा हो गई है, तो ऐसे में तो उनको तो यहाँ पे अपने खिदमत अंजाम देना, अपने मामला को आगे बढ़ाना, अपने सियासी मुस्तकबिल का बचाने के लिए उनके लिए बड़े खतरात और परेशानियाँ हैं। तो आगे की सूरत हाल में क्या किस तरह का मंजरनामा आप देख रहे हैं कि जिसमें क्या पीटीएम का कोई बंदा आगे आएगा, आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, आज तो हमने ये देखा कि पीटीआई के जो अपोजिशन के जो 4 जमातें हैं उनमें से 5 कैंडिडेट थे वज़ीर आला के। सही। तो लेकिन ये जो बिल्कुल लोकल जो पॉलिटिक्स है हमारी, ये अमजद साहब और हफीज़ साहब और ये रहमत खालिक लेवल के ये मामलात थे, तो उन्होंने अपने तौर पर जो उन्होंने सोचा था, जो अपने मुफाद का उन्होंने तयन किया था, उसी हिसाब से उन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल किए। तो अभी उसके साथ ही आज इस्लामाबाद में मीटिंग्स हुई हैं उनके बीच में। जो पीपल्स पार्टी है उनकी मरकज़ी क़यादत और मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत के बीच, इसी तरह JUI को भी ऑन बोर्ड रखा गया। तो उनके साथ जो उनके वो आपस में एक मशावरत हो गई, उस मशावरत में नाम शायद फाइनल कर लिया है। कल वो ये भी बताया जा रहा है कि कमर ज़मान काहिरा गिलगित आएंगे तो वो नाम पेश करेंगे। उसके बाद तमाम अपोजिशन जो है एक नाम पे ही मुतफिक होगी और उनका एक उम्मीदवार होगा। ठीक, हमने देखा कि गुज़िश्ता इस पूरे दौरानिया में ये जाली डिग्री केस के स्टार्ट से लेके एंड तक अमजद साहब ने लीड किया है अपोजिशन की तरफ से, और बैसियत वकील भी उन्होंने आगे बढ़ के काम किया। और यहाँ पे असद साहब, एडवोकेट असद की भी मेरे हिसाब से बहुत तारीफ़ बनती है कि जिस तरह उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल केस को जितना प्रोलॉन्ग उन्होंने किया वो शायद वही कर सकते थे और किसी और वकील के लिए गुंजाइश नहीं थी। तो इसमें सवाल ये है इम्तियाज़ साहब कि अब अमजद साहब उधर से भी विन कर गए हैं ना वो सूरत हाल, उसके मुकाबले का कोई लीडर, जैसे पहले भी इसके ऊपर बात हुई है कि पीटीआई के अंदर से भी कोई ग्रुप भी सामने नहीं आया, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक भी नहीं आया, जितने खालिद खुर्शीद को ना चाहने वाले भी खामोश ही रहे, वक्त उनके हिसाब से मुनासिब नहीं था। तो एक ऐसी सूरत हाल में जब आपको सिर्फ अमजद साहब आगे नज़र आते हैं तो आगे जाके उनके लिए बैसियत वज़ीर आला क्या चांसेस आप नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए, इस वक्त तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो अपोजिशन असम्बली के अंदर हमें स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नज़र आई, तो उसमें पीपल्स पार्टी नज़र आई। जो अदालत में हमने देखा इस मामला को, वज़ीर आला के साथ बार कौंसल भी शामिल थी, वहाँ उन्होंने जिस तरीके से इस केस को डिले करवाने की कोशिशें की, उसमें भी अमजद ही नज़र आए, कोई और दूसरा अपोजिशन जमात हमें नज़र नहीं आई।
तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो स्ट्रगल सबसे ज़्यादा अमजद एडवोकेट साहब ने की। तो पिछले दिनों भी एक असम्बली में एक इजलास हुआ जब स्पीकर के उसके इंतखाबात हो रहे थे, उसी दौरान JUI मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के, तो उसमें मुझे एक रुकन असम्बली ने ये बताया कि अनवर साहब को वहाँ पे बुलाया कि अगर हम जो है अदम एतमाद के लिए वज़ीर आला का हम उम्मीदवार को नामजद करेंगे किसी को, तो किसको करेंगे, इस बात पे मशावरत हुई। तो इंजीनियर अनवर ने भी अपने आप को उम्मीदवार जाहिर किया। तो उनको ये बताया गया कि 1 साल तक हम जो है खालिद खुर्शीद के साथ हम लड़ते रहे, असम्बली के अंदर अपोजिशन करते रहे, हम उसके खिलाफ अदम एतमाद लाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उस दौरान तो आप हमने हमारे साथ ही नहीं दिया। आप अलग ग्रुप बनाकर आप हुकूमत के साथ रहे। उस वक्त हमने अपना उम्मीदवार तो 1 साल कबल जो है अमजद को बनाया था, अभी आपको कैसे हम उम्मीदवार हम आपको बनाएं? तो रेडीमेड जो आप एक वो मानते हैं ओहदा, तो इस तरह तो नहीं होती, इसके लिए वगैरह स्ट्रगल होती है, कोशिश होती है। तो अपोजिशन के 5-6 जो अरकान थे उनका मौका उस वक्त ये था। आज तो शायद ये मरकज़ी सतह का मसला बन गया होगा, तो वहाँ पे उन फैसला आएगा, तो उसी हिसाब से ये फैसला होगा कि अमजद ने बनना है, अनवर ने बनना है। अपना अनवर के बात चलेगी तो ना तो अमजद की बात चलेगी, अब जो बात चलेगी तो बिलावल की चलेगी या अपने शहबाज शरीफ की चलेगी, वो जिस पे हाथ रखेंगे वही वज़ीर आला होगा। और इस वक्त आपको ये मालूम कि मुल्क की जो मजमूई सूरत हाल है उसमें आप इमरान खान किसी को वज़ीर आला के नामज़द करता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो तो मतलब बात ये हो गई कि उसकी जमानत जब्त कराने की एक बजाते खुद साजिश हो गई। अगर इसकी बजाय राजा आजम को उधर से नॉमिनेट करने के ऐलान करने की बजाय राजा आजम खुद अगर कहता कि मैंने तमाम अरकान असम्बली को अपने नाम पर मुतफिक करवाया, तो लिहाजा मैं उम्मीदवार हूँ, अगर इस तरह की ये बात आगे करते तो शायद ये मुज़ाहिमत ना होती। इससे पहले जो उन्होंने देखा कि जो स्पीकर साहब आए हैं नज़ीर एडवोकेट, इसी तरह एक सरप्राइज देके गैर मुतवक्किल तौर पर, तो उसको भी इमरान खान ने नामजद किया था, लेकिन उसको भी रोकने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन के पास अददी जो वो तादाद थी वो बहुत कम थी, तो नाकाम रहे। अब दोबारा ये सरप्राइज देने की वो कोशिश कर रहे, तो उनको नाकामी होगी। कुछ गिरफ्तारियों की अफवाहें हैं, खबर तो शायद ना कह सकें इसको, आपके पास ये खबर है इस तरह की कि होने जा रहे हैं? ये तो नाम बताने की जरूरत नहीं है, 3 या 4 जो फिगर्स हैं उनका नाम चल रहा है। आपसे थोड़ी देर पहले जो वज़ीर आला ने, साबिक वज़ीर आला ने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया है, आपकी नज़रों से आपने सुना भी होगा। उसने ये कहा कि हुकूमत 2 तरह के ऑप्शन इस्तेमाल कर रही है। ये इलेक्शन डिले करवा के एक तो हमारे अरकान को ख़रीदने की एक कोशिश हो रही है, उसके अल्टरनेट अगर उसमें नाकामी हुई तो उसने कहा कि मुझ समेत कुछ चीज़ अरकान असम्बली को जो है गिरफ्तार करने की कोशिश भी हो रही है, ये प्लान भी बनाया गया। तो ये प्लान बनाया गया तो आप सूरत हाल आपको अंदाज़ा है कि किस तरफ जाएगी। यकीनन तो बहुत मुश्किल होगा PTI को जो है अपना ये ओहदा बरकरार रखना। हाँ सही। अच्छा ये बताइए इम्तियाज़ साहब के अलियास सिद्दीकी मेरे और आपके दोस्त, आपके ज़्यादा खैरख्वाह भी हैं, क्योंकि आपके पोस्ट और आपके तर्जुम को वो ज़्यादा एंजॉय करते हैं। वो कैसे हैं, खैरियत से हैं? मुलाकात हुई अभी? अब से थोड़ी देर पहले तो असम्बली में मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन आमना सामना हुआ था। अच्छा। तो उसका मोड़ को देख के हमने मुनासिब नहीं समझा कि इस पर फिलहाल उनसे बात की जाए। तो जाहिर है वो एक हुकूमत का हिस्सा थे, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हो गई थी जो उनका गुस्सा भी बजा था। और ये भी मानना होगा मुझे आपको कि उन्होंने जिस तरह PTI के एक जियाले से बढ़ के PTI का रुकन न होने के बावजूद भी डिफेंड किया, करने की कोशिश की, वो भी वैसे याद बहुत सारे अरकान असम्बली वक्तन फ़वक्तन टूट रहे थे खालिद खुर्शीद से, लेकिन उसने बार बार जोड़ने की कोशिश की। और जो मीडिया में एक वज़ीर इत्तलात जो PTI का होना चाहिए, जो PTI के वज़रा को दिफा करना चाहिए, वो तो बिल्कुल खामोश थे। लेकिन सदकी साहब जो है और उसकी पार्टी ज़्यादा वज़ीर आला, साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद का वो दिफा कर रहे थे। तो अभी भी सबसे ज़्यादा परेशान वही दिखाई दे रहे। तो यकीनन वो सदकी साहब का बड़ा अहम रोल था। बिल्कुल। और तमाम तर उसके साथ इख्तलाफात के बावजूद भी उन्होंने उस ताल्लुक़ को ख़त्म नहीं किया कभी भी, बल्कि हमेशा हम सबसे ज़्यादा तनकीन करते थे, लेकिन वो बड़े जमहूरी मिजाज का वो निकला सियासतदान कि उन्होंने कभी भी हम इनसे कोई तलख अंदाज में बात नहीं की, कभी हमसे नाराज़गी का इजहार नहीं किया, कभी हमसे ऐसे अंदाज में गुफ्तगू नहीं की जिससे हमारे बीच जो है कोई ताल्लुकात में खराबी पैदा हो जाए। तो सदकी साहब ने बड़े जमहूरी अंदाज में हमारी इस तनकीद को देखा और मज़ाही अंदाज में उस पर अपने कमेंट्स भी करते रहे। तो बहरहाल जो है वो हमारा दोस्त बेशक था, लेकिन ये
आदम एतमाद जो है या अदालत का मामला जो है, ये एक सियासी मामला है, कानूनी मामला है, चलता रहेगा। तो उस पर भी परेशान नहीं होना चाहिए। हुकूमतों में जो भी लोग आते हैं, बरतानिया से लेकर अफ्रीका से लेकर जो है जनूबी एशिया तक, इस तरह हुकूमतों में तब्दीलियाँ आती रहती है, ये कोई नई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब प्रोग्राम में आने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।